हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 18 सितंबर 2023। बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस बताएं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो अगर इन्फोसिस हो जाता तो क्या हो जाता बच्चों? तो ये हो जाता पुल्लिंग, लेकिन ये इन्फोसिस है यानी रसगुल्ली। इसको ऐसे याद कर लेना। तो इन्फोसिस किस नंबर पे है? 100 कंपनीज में भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है। किस नंबर पे? 64 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर किसका? माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स चाचा का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि दूसरे स्थान पे कौन है। तो दूसरे स्थान पे है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ठीक है, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। सॉरी, वर्णमाला नहीं होता, ये कंपनी का नाम है। तो तीसरे नंबर पे अल्फाबेट। चौथे नंबर पर मेटा यानी फेसबुक, ट्विटर नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, पतली कमरिया वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, आज का है इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाएंगे राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्विएटेक। ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखना, भूलना नहीं। इन्फोसिस, ठीक है, ये इन्फोसिस किसकी कंपनी है? किसके दामाद की? तो ये है ऋषि सुनक, जिनके ससुर जी बिहार के हैं, उन्हीं के ससुर की ये कंपनी है। ईगा स्वेटेक इसकी फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है? 126 है। जब हैप्पी कोई रहेगा तो उसके अंदर शांति रहेगी, वरना अशांति का पाठ पूजा कराओगे घर में शांति के लिए, तो इसको भी याद रखना। जब हैप्पीनेस रहेगी तो शांति भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का सेकंड प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो बताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना। वियना में कहाँ? ऑस्ट्रिया। तो इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं? तो भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। तो इसको याद रखना। थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में आपको बता देते हैं। भारत के सबसे बड़े विधि वकील होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? महान्यायवादी। ठीक है, इनका आर्टिकल कौन सा है? तो इनका आर्टिकल है 76। और पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो किसको जिता देंगे? हमारे राहुल भैया को। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे HJ कानिया। हीरालाल जे कानिया कान काट लेके भाग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग बता देना, नहीं तो हम आपका कान काट ले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। ओहो स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कि भारत 2023 में किस किस संगठन का मेजबान था। ठीक है, तो इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस का 90वीं बैठक कहाँ हुई थी? भारत में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में, जिसमें विराट कोहली भैया मारेंगे छक्का। और नेक्स्ट देख लेते हैं, SCO का बैठक कहाँ हुआ था? भारत में। इसका आयोजन भारत में। G20 जो अब इसकी डेथ हो गई है, अब ये किस में बदल गया? G21 में। G21 में कौन शामिल हो गया है? एक संगठन, अफ्रीकन यूनियन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप। इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। महिला बॉक्सिंग चैंपियन, इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं। वासेनार व्यवस्था, इसका भी होस्ट भारत ही था। नेक्स्ट देखते हैं मेरे स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? एशिया कप भारत, श्री राम जी ने किसकी लंका लगाई थी? श्रीलंका की। तो एशिया कप में हमने किसकी लंका लगा दी? श्रीलंका की लंका लगा दी। तो इसमें विजेता कौन बना है? विजेता बन गया भारत। इसका होस्ट कहाँ हुआ था? तो होस्ट हुआ था पाकिस्तान और नल्ला, बेटा नल्ला, इन दोनों में हुआ था। तो इसमें फाइनल मैच कहाँ हुआ था? प्रेमदास स्टेडियम में आंसू रुला दिए। किसको? श्रीलंका को। इसमें श्रीलंका हार गया और भारत जीत गया।
अब बता दें आपको कि एशिया कप 2008 इस 8 बार ये भारत जीत चुका है और इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। ठीक है, और इसमें मैन ऑफ द मैच हमारे कौन थे? मोहम्मद सिराज भैया। इसको याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया कप 2023 का मैन ऑफ द मैच कौन था, तो मोहम्मद सिराज 1 ओवर में 4 विकेट खटका दिए। और इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था एशिया कप का? तो 1984 में। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किस देश में मॉन्ट्रियल है? तो ये कनाडा में है। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत संरक्षण के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। देख ही रहे हो, गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, शहर में तो पूछो ही मत। चाय रख दोगे तो खौल के क्या बन जाएगा? कॉफ़ी। इस देख लेते हैं। तो इस बार इसका कौन सा मीटिंग था? तो इसका मीटिंग था 29वें क्रम का इसकी मीटिंग हुई थी। और इसकी पहली बार घोषणा कि हम जो है ओजोन परत दिवस मनाएंगे। कब से मनाएंगे? 1994 से। और मीटिंग कब हुई थी पहली बार? तो 16 सितंबर 1987 में। और थीम इस बार क्या? ओजोन परत को ठीक करना। जैसे वो कोई घर है, उसको ठीक कर दो। अच्छे लोगों की इसमें कोई कदर नहीं है और बुरे लोग अपना काम किए जा रहे हैं। तो इसकी मीटिंग में कौन सी थीम है? ओजोन परत को ठीक करना। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। लो, अब देख लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी ऐसी तो पृथ्वी नहीं है, हमारी चपटी। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, हमारे पास भी गोल गोल है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मौसम संबंधित घटना किस मंडल में होती है? मैंने इसको 5 लेयर में बांट रखा है। 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर 5। देख लेते हैं पहले मंडल क्षोभ मंडल में क्या घटित होता है? मौसम संबंधित घटनाएं जैसे बादल गड़कना, बिजली चमकना, तूफान, आंधी, ओले, सब इसी मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में सम मतलब क्या होता है? सम मतलब शांत, अच्छा सा। तो इसमें क्या उड़ेगा? जहाज। कौन लेके उड़ता है? जॉर्जिया मेलोनी। कहाँ की हैं बताओ? इसी में ओजोन परत स्थित है। समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। मध्य मंडल इसके ऊपर है, फिर इसके बाद आयन मंडल, फिर इसके बाद बहिर्मंडल। अब इसका देख लेते हैं व्याख्या कि ओजोन परत से क्या लाभ होता है और नुकसान, और इसका कार्य क्या है। ओजोन परत का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना। नहीं रोकेगी तो क्या हो जाएगा? हमारे स्किन पे कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा। इसको याद रखना। और ओजोन को नापने की इकाई क्या है? तो इसको ओजोन को किस में नापते हैं? डाबसन में। किसी को दाब मत देना, ठीक है? इसका मतलब हो जाएगा डाबसन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 5 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? अब स्टार्ट होता है। अब देखो, मोदी जी का तो कल बर्थडे था 17 सितंबर को, तो उन्होंने अपने बर्थडे पर एक योजना लॉन्च करी है। किसके लिए? शिल्पकारों और कारीगरों के लिए। तो उसका नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा। अब इसका देख लेते हैं व्याख्या। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती भी होती है। और इसके बाद पीएम मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है। इसमें जो है 13,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड के मतलब आवंटित किया जाएगा। किसको? शिल्पकारों को और कारीगरों को। इसमें सस्ता लोन के रूप में 13,000 करोड़ रुपए पास किया गया है, सिर्फ 5% ब्याज की दर पे। सोच रहे हैं हम भी इसमें से कुछ लोन ले ही ले, आप ले लो, ठीक है? दोनों मिलके ले लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? विजय माल्या बन जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें देखो क्या है। इसमें जो है 13,000 करोड़ रुपए कितने व्यवसाय में बांटा जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 प्रकार के व्यवसाय में जो है आपको यह लोन दिया जाएगा। जैसे कि आपको नाई बन जाओ, या फिर बढ़ई बन जाओ, या फिर कारपेंटर बन जाओ, या फिर घर की पुताई करने वाला बन जाओ, या धोबी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। 18 प्रकार के कार्य करने के लिए आपको जो है लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। पीएम प्रणाम, जब कोई आता है तो उसको प्रणाम करते हैं ना, लेकिन भूमि माँ को प्रणाम किया जाता है। तो इसका मतलब हो जाए जब भूमि को प्रणाम करेंगे तो उसकी रक्षा करने के लिए प्रदूषण कम करेंगे। तो भूमि प्रदूषण कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना। और मिष्टी योजना, मैग्रोव वनस्पति, इसको जो है संरक्षण देना मिष्टी योजना के तहत। महिला सम्मान बचत पत्र, सभी योजनाएं किसको दिया जा रहा है? महिलाओं को। पुरुषों के लिए क्या है? बाबा जी का
समझ जाओ। महिला सम्मान बजट पत्र, इसमें 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5% ब्याज दर पे। महिलाओं से बोलो कि इसमें आके शामिल हो जाएं। 18 प्रकार के व्यवसाय में इनको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 5%। झूठे फंसी हुई हैं 7.5% ब्याज की दर के लिए। ठीक है, तो समझा देना किसी को, समझाओगे तो अच्छा गिफ्ट पाओगे। स्लैब कितने थे अब देख लेते हैं। 2023 में 23-24 में कितने स्लैब थे? तो इसमें पहले 6 स्लैब थे, अब इसको 1 हटा के कितना स्लैब कर दिया गया? 5 स्लैब कर दिया गया। स्लैब नहीं किया गया, स्लैब नहीं तो थप्पड़ समझ लो। और 2.5 लाख कर मुक्त रुपए कर दिया गया था 2022-23 में, लेकिन अब ये 23-24 में 3 लाख रुपए को कर मुक्त कर दिया गया। मतलब 3 लाख रुपए तक आप कोई भी लोन ले सकते हैं, उसमें आपको कोई मुक्त नहीं देना पड़ेगा। प्रश्न 6 देख लेते हैं। हाल ही में परिवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम निदेशक परिवर्तन निदेशालय का किसे नियुक्त किया गया? तो ये है राहुल नवीन। तो इस समय परिवर्तन निदेशालय के हेड कौन बन गए? राहुल नवीन। इसके पहले कौन थे? संजय दत्त ना, संजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या कि क्या है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब जो है प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के निदेशक को नियुक्त किया जाएगा, और उनमें बताया गया कि सिर्फ इनका कार्य जो है अब 5 साल के लिए होगा, इससे अधिक नहीं होगा। पहले कितने भी साल के लिए हो जाते थे, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि इन दोनों संगठनों के मुख्य निदेशक का कार्यकाल सिर्फ 5 साल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार नए कौन बन गए ईडी के निदेशालय? तो बन गए हैं राहुल नवीन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, व्याख्या देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली केजरीवाल के चाचा के पास। ठीक है, तो ईडी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कार्यालय, इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, यानी टैक्स की चोरी करना, जो आप सभी करते होंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे। और सीबीआई के निदेशक कौन है? सूद, प्रवीण सूद। सीबीआई मतलब क्या होता है? प्रवीण सूद। एक सूद मतलब क्या होता है? एक सूद पाई वसूल लेता है अगर सीबीआई जब जिसको अपने चपेटे में ले लेता है। ठीक है, तो इसके पहले निदेशक कौन थे? तो डीपी कोहली थे। और सीबीएसई के देख लेते हैं। सीबीसी का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति के द्वारा। और एक्ट कौन सा था? 2003। इसके हेड कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? कृषि के लिए भारत ने कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका नाम हो जाएगा यूपी एजी पोर्टल। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूपी एजी पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया? तो रमेश चंद्र ने लॉन्च किया। अब रमेश चंद्र कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्णकालिक मेंबर हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक मेंबर में 4 मेंबर होते हैं, उनमें से एक हैं रमेश चंद्र, जिन्होंने यूपी एजी पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी एजी मतलब क्या होता है? एजी वो नहीं विराट कोहली को जब बोलती हैं अनुष्का शर्मा एजी ना, ये है एजी मतलब कृषि संबंधित योजनाएं इसमें उल्लेखित की जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि सरपंच संवाद ऐप। सरपंच संवाद, अगर उसमें कोई महिला हो जाएगा तो कोई सरपंच रहेगा। महिला पुरुष में संवाद अच्छी तरह हो जाएगा, घर का बिगाड़ा अच्छी तरह से। तो इसको किसने शुरू किया? राज्यपाल। कौन से राज्यपाल ने? गुलाब चंद्र। कहाँ के हैं? गुलाब कैसा होता? असम होता है ना, तो गुलाब कैसे हो जाएगा? असम। असम से आप याद रखना कि ये असम के राज्यपाल हैं। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सरपंच संवाद, जिससे कि गांव के सारे सरपंच एक साथ संवाद कर सके। जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसको प्रारंभ करे हैं उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक। अब इसको देख लेते हैं कि इन्होंने 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो पहला योजना है सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना, और दूसरा क्या है? दूसरा है पद पुष्टि योजना। 2 योजनाओं को लॉन्च किए हैं, प्रारंभ किए हैं। तो पहला सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना, दूसरा पद पुष्टि योजना। और किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। तो इसमें फिर देख लेते हैं पोषण पुष्टि मतलब पोषण। अब देखते हैं पोषण किसको दिया जाएगा। हाँ, एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये भी लो, सभी योजनाएं बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए और महिलाओं के लिए। पुरुष जो है कहाँ जाएंगे बताओ ना? वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि इन सभी नेताओं को बुद्धि दे।
अब देख लेते हैं कि पद पुष्टि के लिए, पद पुष्टि किसके लिए शुरू किया गया? ये तो हमारे लिए, पुरुषों के लिए शुरू किया गया। ओ नो, ये भी आदिवासियों के लिए और दूर दराज बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। नेक्स्ट देखते हैं, 2 महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। पोषण बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा, जो कि सिर्फ महिलाओं की देखभाल करने के लिए किया गया है, पुरुष जाएंगे भाड़ में। गारंटी बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये भी कर्नाटक राज्य ने, ये नाटक करते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए गारंटी दे रहे हैं कि मैं नाटक नहीं करूंगा, इसलिए गारंटी दे रहा हूं। तो कर्नाटक का कौन सा बजट है? गारंटी बजट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो स्टैचू ऑफ वननेस ये किसकी मूर्ति है? आदिदेव शंकराचार्य की। तो इसका लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसको याद रख लेना, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर स्थान पे इसको जो है प्रतिमा को लोकार्पण किया जाएगा। और ये जो है किस पर्वत पे है? ओंकारेश्वर स्थान, वो क्या है, मंदारा पर्वत, मंथरा नहीं है, सुनते ज़्यादा हो, मंदारा पर्वत पे। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। अब देख लेते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। वननेस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एकता की प्रतिमा, एकता। ठीक है, शिल्पा नहीं, ज़्यादा सुन रहे हो। तो वननेस मतलब एकता की प्रतिमा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में, जैसे यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ बिलीव। तो इसका देख लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में इसको स्थापित किया गया। और स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में इसको स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की है, मूर्ति है। अब देखते हैं बिलीव, बिलीव किसमें करते हैं लोग? ईश्वर में। ईश्वर कौन से ईश्वर? देवों के देव महादेव। ठीक है, तो इनकी मूर्ति कहाँ स्थापित की? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ? राजस्थान में। इसको याद रखना, नहीं तो उठा के ना कहाँ फेंक देंगे? नर्मदा में। और तब तो क्या बन जाओगे? धुआंधार जलप्रपात। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ यह जलप्रपात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में पीएम ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। पीएम छाए हुए हैं, और किसके लिए? मेलोनी। कौन बोल रहा है कमेंट में? नहीं, कोई नहीं, जॉर्जिया मेलोनी तो उनके पास भी नहीं जाती हैं, मजाक कर रहे हो क्या? इसको देख लेते हैं, यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, यशोभूमि। अब इसमें भी 2 योजनाएं जो है प्रारंभ की गई हैं, तो बता देते हैं आपको। एक तो भारत मंडपम और एक यशोभूमि। अब देख लेते हैं पहले भारत मंडपम के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम में के सामने नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने। और किस तारीख को हुआ था? तो 9-10 सितंबर को हुआ था। इसके बाद भारत मंडपम के सामने कौन सी मूर्ति बनी है? विश्व की सबसे ऊंची है मूर्ति है ये, नटराज जी की मूर्ति है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है कि यशोभूमि का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में 12-15 कमरों का एक यशोभूमि बनेगा, जिसमें जो है क्या होगा? इसमें इंटरनेशनल मीटिंग होगी। इंटरनेशनल मीटिंग होगी तभी तो मुहिम मिलोनी जी आएंगी इटली की। आज उनकी फोटो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि यशोभूमि में क्या होगा? इंटरनेशनल मीटिंग होगी। उसके लिए जो है द्वारका में 15 रूम का एक क्या बनाया जा रहा है? कुछ घर जैसा बनाया जा रहा है, जिसमें जो है इंटरनेशनल मीटिंग होगी। अब कौन सी मीटिंग होगी? इसको कौन जानेगा? मोदी जी। अब देख लेते हैं नीरज चोपड़ा। प्रश्न आज का लास्ट है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कहाँ जीता है? USA में। कौन सा लीग हुआ? यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, प्रियंका नहीं बाबा, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है USA की यूजीन डायमंड लीग में। ठीक है, और नीरज चोपड़ा का कौन सा खेल है? तो इनका खेल है भाला फेंक। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको जॉर्जिया मेलोनी की फोटो जरूर दिखाएंगे। कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ना पहले वीडियो को लाइक करो फिर जाओ। चलते हैं, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय, जय हिंद।